हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैडी मैथ क्लासेस। तो आज जो हम बात करने वाले हैं हमारे पास तुम्हारी एक जो 9th क्लास की इकोनॉमिक्स है, मतलब कि जो अर्थशास्त्र है, उसका चैप्टर दूसरा है जिसके बारे में पढ़ेंगे संसाधन के रूप में लोग है। ठीक है भाई, इस चैप्टर को समझने के लिए पहले तुम्हें इसका जो पिछला चैप्टर है वो समझना पड़ेगा। इस चैप्टर में हम क्या क्या बातें समझेंगे वो समझ जाओ कि भाई जन्म दर क्या होती है, मृत्यु दर क्या होती है, जनसंख्या क्यों बढ़ रही है, जनसंख्या बढ़ने के पीछे कारण क्या क्या है, वो सारी बातें पढ़ेंगे। ठीक है, पहले हम बात करते हैं मेरे पास संसाधन के रूप में लोग, इसका मतलब क्या हो जाता है। तो जो लोग जिनके पास कुछ स्किल है, जिसके पास कुछ टैलेंट है, कोई टेक्निक है, उसको हम क्या बोलते हैं, संसाधन के रूप में लोग है। ठीक है, मतलब कि लोग हैं और संसाधन के रूप में इसका उपयोग करते हैं। तो संसाधन मेरे पास वैसे उत्पादन के संसाधन चार होते हैं। ठीक है, श्रम, भूमि, पूंजी, उद्यम, ये पिछले चैप्टर की बात है, उसको पढ़ के याद करना बहुत फायदे में रहोगे। मेरे पास पहला कह रहा है संसाधन के रूप में लोग से अभिप्राय वर्तमान उत्पादन कौशल और क्षमताओं के संदर्भ में किसी देश के कार्यरत लोग के वर्णन के लिए एक विधि से है। ठीक है, इसका मतलब ये हो जाएगा भाई कि एक तरीका है जिसमें ये पहचाना जाता है कि भाई कौन कौन लोग ऐसे हैं जिनके पास टैलेंट है, ठीक है, किनके पास अपनी तकनीक है, उसी को हम क्या बोल के चलेंगे, संसाधन के रूप में लोग। भाई तुम्हें इस वाली डेफिनेशन को याद करना पड़ेगा। ठीक है, इसे याद कर लेना तुम्हारे पास। वैसे सिर्फ चैप्टर का नाम है, ठीक, तुम्हें समझना इसके आगे से, इसको तुम नहीं समझते तो भी कोई बात नहीं है। सुनो, हम बात करते पहले मानव पूंजी क्या होती है। कह रहे कि कौशल, मानव पूंजी कौशल और उनमें निहित उत्पादन के ज्ञान का स्टॉक है। ठीक है, उत्पादन का ज्ञान जिनके पास होता है ना, हम उसे क्या बोलते हैं भाई, मानव पूंजी बोलते हैं। तो मेरे पास कह रहे कि अथवा भौतिक पूंजी पर लगने वाले श्रम को मानव पूंजी कहते हैं। जितने भी भौतिक पूंजी है, तो पहले पता होना चाहिए भौतिक पूंजी क्या होती है, इसका पिछला चैप्टर याद करो, पता लग जाएगा। ठीक है, कह रहे कि भौतिक पूंजी पर लगने वाले श्रम को मानव पूंजी कहते हैं। वैसे भौतिक पूंजी वो होती है जिसको हम छू सकते हैं, जैसे मान लो मशीन हो गया, ट्रैक्टर हो गया, ठीक है, बिल्डिंग हो गई, जमीन हो गई, इन सबको बोलते हैं। हम अगली बात करते हैं मेरे पास मानव पूंजी क्या होती है। ठीक है, कह रहे कि मानव संसाधनों का अधिक शिक्षा तथा स्वास्थ्य द्वारा विकसित किया जाना। ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं भाई, मानव पूंजी का निर्माण। मतलब कि एक कोई इंसान है, उसको पढ़ा लिखा के उसको अच्छा ज्ञान दिया, हम उसे क्या बना देंगे, हम उसे बोलते हैं मानव पूंजी का निर्माण करना। ठीक है, अब बोलते हैं मानव संसाधन। मानव संसाधन क्या होता है, वो व्यक्ति जिसके पास अच्छा ज्ञान हो, उसके पास शिक्षा हो, ठीक, उसके पास कार्य करने की क्षमता हो, कार्य करने की मान लो ताकत हो एक तरीके से, उसे हम क्या बोलते हैं, मानव संसाधन बोल के चलते हैं। ठीक है, देखो भाई, कह रहे कि अन्य संसाधन से श्रेष्ठ, श्रेष्ठ का मतलब सबसे बड़ा है, जैसे जैसे भूमि, पूंजी इत्यादि, क्योंकि ये संसाधन स्वयं अपना प्रयोग नहीं कर सकते। यह उत्पादन का एक सजीव है जिसको बोलते हैं क्रियाशील तथा संवेदनशील कारक है। भाई मतलब कि मानव संसाधन वही होते हैं, हमारे पास मानव संसाधन वो है जो अपनी तरीके से, अपनी टेक्निक से, अपने ज्ञान के आधार पर, ठीक, किसी भी काम को आसानी से कर सकता है। तुम इस डेफिनेशन को लिख सकते हो, जो मैं बोल रहा हूं ना, तुम इस डेफिनेशन को चलो लिख लो। मैं ऐसा बोल रहा हूं कि मानव संसाधन वो व्यक्ति होते हैं जिनके पास एक शिक्षा है और कौशलता प्राप्त है, उस व्यक्ति को मानव संसाधन बोलते हैं। ठीक है, जैसे मेरे पास कह रहे कि जापान में मानव संसाधन पर अधिक निवेश किया गया है। इन बातों को याद रख चलना, तुम्हारे MCQ की बात है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं कि अर्थव्यवस्था के क्षेत्र के, भाई इसका लिखा है अर्थव्यवस्था है। ठीक है, चेंज कर लेना इसको, अर्थव्यवस्था। ठीक है, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र की कुछ कुछ बातें हैं जो तुम्हें याद रख के चलनी है, जो तुम्हारे MCQ में आसानी से आते हैं। ठीक है, सुनो, मेरे पास पहले करेगी अर्थव्यवस्था में विभिन्न क्रियाकलाप को 3 प्रमुख क्षेत्रों में बांटा गया है। इसको बोलते हैं प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। मैं देखो, प्राथमिक क्षेत्र के अंदर पैदावार की बात चलती है। ठीक है, धरती से पैदा करने की बात। जो मेरे पास द्वितीयक क्षेत्र है, जो पैदा कर दिया उसको तैयार माल में बदलने की, जैसे मान के चलो कि गेहूं पैदा किया, गेहूं का उत्पादन किया। ठीक है, देखो प्राथमिक में बात चलती है उत्पादन से संबंधित। ठीक है, जो जैसे इसमें मेरे पास पहला कह रहा है कि प्राथमिक क्षेत्र में क्या होता है, सीधा भूमि और जल से जुड़ी क्रिया होती है। जैसे मान लो कृषि हो गया, ठीक है, और कृषि हो गया, वानिक जंगल की जो बातें होती है वो। ठीक है, अगला मेरे पास है पशुपालन, ठीक, मत्स्य पालन। ठीक है, मतलब कि जो हमारे पास है ना, जो मछली वगैरह का पालन, उसकी बात करते हैं। फिर मेरे पास अगला है मुर्गी पालन और खनन, मतलब कि खुदाई का कार्य है। ठीक है, मतलब कि धरती के अंदर से कोयला वगैरह निकालना, ये सारा। ठीक, फिर मेरे पास अब जो नेक्स्ट है, अगर द्वितीयक की बात कर दे, ठीक है, मेरे पास द्वितीयक क्षेत्र, इसमें उत्खनन एवं विनिर्माण, जो हमने धरती के अंदर से निकाला ना, उसको विनिर्माण, उसको कुछ ना कुछ बनाए। जैसे मान लो गन्ना है, ठीक है, गन्ना बन गया, गन्ना बनाना मेरे पास प्राथमिक क्रिया है। ठीक है, उस गन्ने को अब ना मान लो कि गुड़ में चीनी बदलना, उसको बोलते हैं द्वितीयक क्रिया। तो जैसे कह रहा कि
प्राथमिक क्षेत्र की वस्तुओं को अन्य रूप में परिवर्तित करना, हम उसे क्या बोलते हैं, द्वितीयक क्षेत्र। जैसे गन्ने से चीनी, ठीक है, और मेरे पास है कपास से सूत, ठीक। उसके बाद जो पास अगला है उसको बोलते हैं तृतीयक क्षेत्र, इसको बोलते हैं सेवाएं आती है इसमें। जो तीसरा क्षेत्र है, जब ना सामान को हमने बना के बेच दिया, उसके बाद जो क्रिया होती है वो, जैसे मान लो कि कह रहे कि स्वयं उत्पादन नहीं करती, ठीक है। दूसरा बस है उत्पादन प्रक्रिया में सहयोग करती है। देखो तृतीयक क्षेत्र ऐसा होता है जिसके अंदर किसी भी चीज का उत्पादन खुद नहीं होता, ठीक है। इसमें मतलब कि कह रहा उत्पादन प्रक्रिया में इसका सहयोग होता है। अगली चीज कह रहा प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र का विकास करती है, मतलब कि प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीयक क्षेत्र में ना इसको बढ़ोतरी देने के लिए ये काफी ज्यादा जरूरी है। फिर इसमें मेरे पास व्यापार आता है, मतलब बिजनेस, बैंकिंग, बैंक से संबंधित कोई सा भी कार्य, और बीमा, ये मेरे पास क्या भाई, ये सारे तृतीयक क्षेत्र से संबंधित कार्य हैं, ठीक है। फिर भाई हम कुछ बात करते हैं आर्थिक क्रिया क्या होती है, इसको तुम लिख लो, मेरी भाषा में लिख लो। आर्थिक क्रिया वे क्रिया होते हैं जिनका संबंध प्रत्यक्ष रूप से धन से होता है, ठीक है। अगर नॉर्मली बोले वो सारी क्रिया जिनका संबंध धन से, पैसों के साथ होता है, हमसे बोलते हैं आर्थिक क्रिया। तो कह रहे कि वे सभी क्रिया जो राष्ट्रीय आय में, ठीक है, मूल्यवर्धन का कार्य करती है। बताइए वही है उसका, जो मैं तुम्हें बोला ना, इसका मतलब सेम वही है, करती है, उसे आर्थिक क्रिया कहलाती है। मेरे पास अगला है, अच्छा इसका मेरे पास एक और है जिसको बोलते हैं गैर आर्थिक क्रिया। गैर आर्थिक क्रिया वो क्रिया होती है जो राष्ट्रीय आय में मूल्यवर्धन का कार्य नहीं करती, ठीक है। सेम डेफिनेशन लिख लो, वह सभी क्रियाएं जो राष्ट्रीय आय में मूल्यवर्धन, इसके आगे लिखना, का कार्य नहीं करती, ठीक है, उसे हम क्या बोल देंगे, उसे हम गैर आर्थिक क्रिया। बस आर्थिक के बदले लिख लो, इसके आगे लिख लो गैर आर्थिक, चलो इसे लिख लो पूरा, उसे गैर आर्थिक क्रिया बोलते हैं, ठीक है। तो हम अगली बात करते हैं। मेरे पास आर्थिक क्रिया दो प्रकार से होती है। पहली मेरे पास है बाजार क्रिया, दूसरी मेरे पास है गैर बाजार क्रिया, ठीक है। एक मेरे पास बाजार क्रिया है, दूसरी मेरे पास क्या भाई, गैर बाजार क्रिया है। तो बात करते हैं बाजार क्रिया क्या होती है, वेतन या लाभ के उद्देश्य से, मतलब कि सैलरी या प्रॉफिट कमाने के उद्देश्य से की गई क्रियाओं के लिए पारिश्रमिक का भुगतान किया जाता है, ठीक है। जो पारिश्रमिक है, जो लोग काम कर रहे हैं उन सबको सैलरी दी जाती है। कह रहे कि इनमें सरकारी सेवा सहित वस्तु व सेवा का उत्पादन भी शामिल है, ठीक। तो ये वाली बातें बता दी मैंने। देखो मेरे पास कह रहे कि या तो सैलरी या प्रॉफिट को कमाने के उद्देश्य से की गई क्रिया के लिए पारिश्रमिक का, मतलब कि जो पारिश्रमिक है, जो तुम्हारे पास काम कर रहे हैं उन सबको भुगतान किया जाता है, उन सबको पेमेंट की जाती है, ठीक है। उसे हम क्या बोल देंगे, बाजार क्रिया। कह रहे इसमें सरकारी सेवा सहित वस्तु या सेवा का उत्पादन भी शामिल होता है, ठीक। दूसरा गैर बाजार क्रिया, कह रहे कि स्वयं उपभोग के लिए उत्पादन है। मैं देखो मैंने कहा कि स्वयं उपभोग मतलब कि खुद के खाने के लिए, खुद के उपयोग करने के लिए। कह रहे इनमें प्राथमिक उत्पादन का उपभोग तथा अचल संपत्ति का स्वलेख उत्पादन आता है। देखो इसका मतलब यह है गैर बाजार क्रिया वो होती है जिनका उद्देश्य वेतन या लाभ अर्जित करना नहीं होता, ठीक है। तो जो मैंने अभी डेफिनेशन बोली तुरंत उसको लिख लो इसके बदले। अगर तुम्हें ये डेफिनेशन टफ लग रही है तो वैसे ऐसी डेफिनेशन याद करना सीखो। भाई कुछ बातें और है हमारे पास जो तुम्हें याद करनी है। कह रहे महिलाओं की गतिविधियां, कह रहे महिला आमतौर पर घरेलू मामलों की देखभाल करती है, जैसे खाना बनाना, कपड़े धोना, बर्तन साफ करना, ठीक है। फिर जगह हाउसकीपिंग और बच्चों की देखभाल करना। मेरे पास अगला है जनसंख्या की गुणवत्ता की बात करते हैं। क्या जनसंख्या की गुणवत्ता निर्धारित करने वाला कारक साक्षरता दर जिसको बोलते हैं तथा व्यक्ति का स्वास्थ्य दर्शाता है। तो हम अगर बात करते हैं कि जनसंख्या की गुणवत्ता किसके आधार पर देखी जाती है, हम बोल देंगे पहला साक्षरता दर, बस दूसरा है मतलब कि व्यक्ति का स्वास्थ्य। फिर मेरे पास अगला है शिक्षा के महत्व की बात करते हैं, ठीक। सबसे पहला कह रहे कि श्रम की गुणवत्ता बढ़ाती है। भाई शिक्षा से क्या होता है, जो लोग काम करते हैं उनकी क्वालिटी बढ़ाती है, परिणाम स्वरूप उत्पादन में हुई वृद्धि देश की समृद्धि में योगदान देती है, ठीक है। तो मैंने क्या बोला कि शिक्षा की, देखो जब भी तुमसे बोलते ना महत्व, तो मैं तुमसे क्या बताया, हम ऐसी बात कर रहे हैं कि भाई शिक्षा का महत्व, जब भी तुम्हारे पास ऐसा लिखा होता है ना महत्व, तो इसका मतलब है जरूरत। ध्यान रखे चलना, जब भी तुम कहीं भी पढ़ो कि तुम्हारे पास महत्व लिखा हुआ है, महत्व को तुम क्या समझ चलो भाई, तुम्हें इसको जरूरत समझ के चलना है। हम बात करते हैं कि शिक्षा का महत्व क्या होता है, तो मैंने बता दिया कि श्रम की गुणवत्ता बढ़ाती है, जो लोग काम करते हैं उनकी क्वालिटी बढ़ाती है, परिणाम स्वरूप उत्पादकता में हुई वृद्धि देश की समृद्धि में योगदान देती है, ठीक है। फिर मेरे पास अगला है सर्व शिक्षा अभियान, ठीक है। मतलब कि इसका मतलब है हर एक इंसान को
मान लो शिक्षा का अधिकार है, ये तुम्हारे ना स्कूल में कहीं ना कहीं बोर्ड पे लिखा होगा सर्व शिक्षा अभियान, ठीक है। तो कह रहे कि प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, ठीक है। इसके आगे तुम लिख सकते हो कि इस अभियान के अंतर्गत सभी व्यक्ति को एक समान शिक्षा प्रदान करने का, फिर मान लो प्राप्त करने का अधिकार है, ठीक है। इसके आगे लिख लो, इसके आगे ना तुम लिख लो कि प्राथमिक शिक्षा प्रदान, मतलब पहले इसको लिखा, फिर इसको लिखना कि सर्व शिक्षा अभियान के अंदर प्रत्येक व्यक्ति को देखो इतना लिख लिया तुमने, प्रत्येक व्यक्ति को समान रूप से शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है, ठीक है। ये तो लिख लेना। हम अगली बात करते हैं भाई साक्षरता क्या होती है, ठीक है। देखो कह रहे कि साक्षरता प्रत्येक नागरिक का न केवल अधिकार है बल्कि यह नागरिकों द्वारा अपने कर्तव्य का अधिकार का पालन करना व लाभ उठाने का माध्यम है। देखो साक्षरता एकदम लिटरेसी, ठीक है, मतलब कि मान लो कि बोल सकते हैं सबको पढ़ने लिखने का अधिकार, ठीक है, इसको याद करना। तो अगर बात करते हैं भारत में साक्षरता दर, भाई जनगणना हुई थी 2011 में, उसके अनुसार भारत की कुल साक्षरता दर 74.04% हो गई है, जिसमें पुरुषों की संख्या 82.14% है तथा महिला की 65.4% हो गई है, ठीक है। इसको याद रख के चलना, तुम्हारा एमसीक्यू आ सकते हैं इसके, ठीक है। हाँ भाई, हम अगली बात करते हैं मृत्यु दर क्या होती है। हर साल में जितने इंसान मर जाते हैं ना, उसे क्या बोलते हैं, मृत्यु दर बोलते हैं। कह रहे कि मृत्यु दर से अभिप्राय एक विशेष अवधि में प्रति 1000 व्यक्ति के पीछे मरने वाले लोगों की जनसंख्या से है। तो कह रहे कि देखो प्रति 1000 व्यक्ति में से कितने लोग मर जाते हैं, ठीक है, समझो कि 1000 लोग हैं, ठीक है। इन 1000 लोग में से इस साल कितने लोग मर गए, हम उसे क्या बोल देंगे भाई, उसे बोल देंगे मृत्यु दर, ठीक है। फिर मेरे पास अगला है जन्म दर। कह रहे कि एक विशेष अवधि में प्रति 1000 व्यक्ति के पीछे जन्म लेने वाले शिशु की संख्या से, ठीक है। ये बात समझ आ गई। देखो भाई, तो मैंने बोला कि जन्म दर, मैं ऐसा बोला हूँ, जन्म दर का मतलब क्या होता है कि हर 1000 व्यक्ति में से कितने व्यक्ति पैदा हो रहे हैं, मतलब कि 1000, अगर हम 1000 की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे कहता है कि एक विशेष अवधि में प्रति 1000 व्यक्ति के पीछे, मतलब कि मान लो 1000 जने हैं, ठीक है, तो 1000 मतलब कि मान लो कि 500 मम्मियां हो जाएंगी और 500 पापा हो जाएंगे, ठीक है। तो इन 1000 में से हर साल कितने पैदा हो रहे हैं, ठीक है। अगर मान के चलो कि ये जो ना मान लो एक फैमिली मान लो 2 बच्चे पैदा कर रहे हैं, तो मेरे पास कितने बच्चे हो जाएंगे भाई, 1000 बच्चे पैदा हो जाएंगे, ठीक। तो यही बात चल रही है। जन्म दर का मतलब क्या होता है, 1000 में से कितने जने पैदा हो रहे हैं। मेरे पास अगला है शिशु मृत्यु दर क्या होती है। शिशु मृत्यु दर से अभिप्राय एक वर्ष से कम आयु के शिशु की मृत्यु से, मतलब कि शिशु मृत्यु दर का मतलब होता है कि एक किसी विशेष अवधि में 1 साल से कम के कितने बच्चे मर चुके हैं, ठीक है। मेरे पास अगला है बेरोजगारी क्या होती है। वह दशा या वह स्थिति जब प्रचलित मजदूरी दर, भाई पहले हमें पता होना चाहिए कि प्रचलित मजदूरी दर क्या होती है। प्रचलित मजदूरी दर का मतलब है मार्केट रेट, ठीक है, मार्केट में कितनी दिहाड़ी चल रही है, ठीक है। तो वही कह रहा है कि यह वह दशा या वह स्थिति जब प्रचलित दर पर काम करने के लिए इच्छुक लोग रोजगार प्राप्त नहीं करते। देखो अब मैं ऐसा बोल रहा हूं, इसकी डेफिनेशन क्या है। बेरोजगारी का मतलब ना वह स्थिति है जब ना लोगों को लोग काम करने के इच्छुक हैं लेकिन उन्हें काम क्या है, मिल नहीं रहा है, ठीक है। फिर मेरे पास अगला है बेरोजगारी के प्रकार कितने होते हैं भाई, तो हमें पहले ये पता होना चाहिए। सबसे पहले मौसमी बेरोजगारी, जो किसी एक मौसम में बेरोजगार होते हैं। करेगी जब लोग वर्ष के कुछ महीने में रोजगार प्राप्त नहीं करते, हम उसे क्या बोलते हैं, मौसमी बेरोजगारी बोलते हैं। मतलब देखो जैसे मान चलो कि हमारे पास क्या होता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ जैकेट बनाने का काम करते हैं, ठीक है। तो जैकेट तो भाई गर्मियों में बनती है, ठंडी की जैकेट बनती है गर्मियों में, ठीक है। तो वो सिर्फ जैकेट बनाएंगे, तो वो गर्मी के मौसम में उनके पास नौकरी होगी लेकिन ठंडी के मौसम में उनके पास नौकरी नहीं होगी, तो उसे बोलते हैं मौसमी बेरोजगारी। मेरे पास अगला है प्रच्छन्न बेरोजगारी। कह रहे 4 व्यक्तियों का काम 8 व्यक्ति कर रहे हैं, उसे हम क्या बोलते हैं भाई, प्रच्छन्न बेरोजगारी। जैसे मान लो कि एक मकान को बनाना, ठीक है, मकान को बनाने में सिर्फ 4 जनों की जरूरत है, ठीक, लेकिन 4 के बदले 8 जने लगे हुए हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, प्रच्छन्न बेरोजगारी। मेरे पास अगला है शहरी बेरोजगारी। डिग्रीधारी युवक रोजगार पाने में असमर्थ है। देखो शहरी बेरोजगारी का मतलब क्या भाई, वो व्यक्ति जिसके पास डिग्री है लेकिन उसको नौकरी नहीं मिली, हम उसे क्या बोल देंगे भाई, शहरी बेरोजगारी बोल देंगे, ठीक। मेरे पास एक जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे पास है भारत में, हाँ भाई ये मेरे पास इंपॉर्टेंट है, इसे याद कर लो अच्छे से, घोल के पी लो, तुम्हें जैसे करना है। भारत में बेरोजगारी के कारण क्या, सबसे पहले मेरे पास बढ़ती हुई जनसंख्या है, तुम्हें इन सबको एक्सप्लेन करना है।
जब तुम एग्जाम में लिखोगे इसके बारे में लिखना है तुम्हें बहुत सारा, ठीक है, 2 से 3-4 लाइन लिखनी है बना बना के, एग्जाम्पल लिख दो इसके। मेरे पास पहला है बढ़ती हुई जनसंख्या। देखो भाई भारत देश के अंदर जनसंख्या जिस गति से बढ़ रही है ना, जितनी स्पीड से बढ़ रही है, इस बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण क्या है, भारत में बेरोजगारी बहुत ज्यादा, नौकरी कम है और लोग बहुत सारे हैं, तो नौकरी कहां से मिलेगी। दूसरा है कृषि क्षेत्र में विकास की धीमी गति। भाई और खेती के पीछे ना कोई जा नहीं रहा, ठीक है, लोग क्या है कि खेती करना बंद करें धीरे धीरे, तो इस कारण से लोगों को नौकरी मिल नहीं रही है, ठीक है। मेरे पास अगला है औद्योगिक और सेवा क्षेत्र सीमित है। भाई जो औद्योगिक मतलब कि औद्योगिक क्षेत्र का मतलब है एक तरीके से मान लो बिजनेस वगैरह, ठीक है। और मेरे पास दूसरा है मेरे पास सेवा क्षेत्र, ठीक है, सेवा क्षेत्र। भाई सेवा क्षेत्र मतलब कि ना सर्विस देने वाले, मान लो कि सैलून वगैरह हो गए, ठीक है। देखो भाई मेरे पास औद्योगिक क्षेत्र का मतलब है जो कुछ ना कुछ बनाते हैं, ठीक है। सेवा क्षेत्र का मतलब है जो अपनी सर्विस देता है, मान लो डॉक्टर, ठीक है, डॉक्टर क्या अपनी सर्विस देता है, ठीक है। वकील, वकील क्या अपनी सर्विस देता है, ये कुछ बेचते नहीं है, तो इसको बोलते हैं अपनी सेवा देना, ठीक है। मेरे पास अगला है शिक्षा पद्धति व्यवहारिक नहीं है। भाई जो हमारे देश में जो पढ़ाई का तरीका ना बहुत ही गंदा है, ठीक है। देखो तुम क्या अभी क्या पढ़ रहे हो, जरा कॉमन सेंस लगाओ, ये जो तुम जो पढ़ाई कर रहे हो भाई इसमें क्या हो रहा है, सबसे बड़ी बात ये निकल के आ रही है भाई लोग सिर्फ पढ़े जा रहे हैं और उसका कुछ है नहीं, बस हाँ ठीक है तुम्हें थोड़ा बहुत ज्ञान हो जाता है और कुछ नहीं है। मेरे पास अगला है तकनीकी विकास, मतलब विकास अव्यवस्थित है। हमारे देश के अंदर टेक्नोलॉजी वगैरह अच्छी है ही नहीं, ठीक है। अदर कंट्री में बहुत सारी टेक्नोलॉजी है, उसके कंपैरिजन में हमारे देश के अंदर टेक्नोलॉजी है ही नहीं, ठीक। अगला मेरे पास कह रहा है ग्रामीण लोगों का शहरों की ओर प्रस्थान। भाई गांव के बहुत सारे लोग क्या है शहर की तरफ आ गए, ठीक, इस कारण से क्या बेरोजगारी और ज्यादा बढ़ गई है। हम अगली बात करते हैं बेरोजगारी से अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। हम ये वाली बात कर रहे हैं कि अगर हमारे देश में बेरोजगारी है, ठीक है, तो उसके प्रभाव क्या क्या पड़ रहे हैं, ठीक है, उसके अच्छे प्रभाव बुरे प्रभाव क्या क्या है। कह रहे कि बेरोजगारी में वृद्धि मंदीग्रस्त अर्थव्यवस्था का सूचक है, मतलब कि मंदीग्रस्त अर्थव्यवस्था का सूचक है, इसका मतलब देश के अंदर ना उत्पादन बहुत कम, ठीक है, लोगों के पास नौकरी नहीं होगी, ठीक है, और क्या है लोग मतलब कि और मान लो बहुत सारे लोग क्या भूखे प्यासे मरेंगे और अधिकतर लोग क्या है गरीबी रेखा से नीचे आ जाएंगे, ठीक है। दूसरा मेरे पास एक वही है बेरोजगारी में वृद्धि के कारण समाज के जीवन की गुणवत्ता का भी बुरा प्रभाव पड़ा है, ठीक है, मतलब पड़ता है। इसका मतलब यह है समाज में जो लोग हैं उनका जीवन क्या बहुत ही बुरा बीत रहा है, जो गरीब है और गरीब होते जा रहे हैं, अमीर क्या और ज्यादा अमीर होते जा रहे हैं, ठीक। फिर भाई अगली बात मेरे पास ये है कि शिक्षित बेरोजगारी भारत के लिए किस प्रकार की चुनौती है, ठीक है। शिक्षित बेरोजगारी के बारे में मतलब पता होना चाहिए, मैं बता चुका हूं कि शिक्षित बेरोजगारी वो होती है जिसमें जो लोग शिक्षित हैं उनको नौकरी मिल रही है। तो कह रहे कि प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र, भाई प्राथमिक क्षेत्र वो होता है, देखो प्राथमिक क्षेत्र वो है जहां पे उत्पादन होता है और द्वितीयक में उसको बनाया जाता है। प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र में विकास की गुंजाइश है, भाई इन दोनों विकास की ना चांस है। फिर अधिकांश है शिक्षित लोग तृतीयक क्षेत्र की सेवाओं की ओर आकर्षित होते हैं जहां नौकरियां सीमित है। देखो लोग ना ज्यादातर वहां भागते हैं जहां पे क्या नौकरी बहुत ज्यादा कम है, अतः क्या शिक्षित युवक डिग्रियां होते हुए भी बेरोजगार है। भाई इसीलिए क्या है कि जो शिक्षित लोग हैं उनके पास डिग्री है लेकिन वो क्या फिर भी बेरोजगार। देखो तो मैं एक बात बता रहा हूँ कि ये जो पढ़े लिखे लोग हैं बेरोजगार क्यों होते हैं, वो ज्यादातर भागते हैं तीसरे क्षेत्र की तरफ। वो ना तो खेती की तरफ जाएंगे और ना ही वो किसी माल को मान लो किसी कच्चे माल को बनाने की ओर जाएंगे। जैसे मान लो कि अगर कोई इंसान है ना वो सिर्फ रोड पे एक छोटा सा ढाबा खोल ले रेडी वेडी पे तो भी इसको चल जाएगा वो, ठीक। लेकिन लोग कहाँ जाते हैं भाई, लोग जाते हैं नौकरी के पीछे जिसमें मान लो कि डिग्री की जरूरत पड़ती है और उसके पीछे भागते हैं। इसीलिए क्या है कि वो बेरोजगार है, ठीक। कह रहा विदेश में नौकरी पाने वाले इच्छुक युवाओं के पास इतनी सुविधाएं नहीं है कि वह विदेश जा सके। कह रहा अतः यह समस्या भारत के लिए जटिल होती जा रही है। इसका मतलब है कुछ लोग क्या है दूसरे देश में जाके जॉब करना चाहते हैं, ठीक है। दूसरे देश में जाके अगर वो जॉब करना चाहते हैं तो उनके पीछे होता क्या है, वो दूसरे देश में जाने के सक्षम ही नहीं है, उनके वीजा पासपोर्ट ये सब बनवा नहीं पाते हैं, इतने गरीब होते हैं, ठीक है। भाई अगला कह रहे कि शिक्षित बेरोजगारी से समाधान। भाई अच्छा ध्यान रख चलना ये जो शिक्षित बेरोजगारी है ये तुम्हारे पास इंपॉर्टेंट है। शिक्षित बेरोजगारी के बारे में कुछ भी आ जाएगा और सबसे बड़ी बात यहाँ पड़ती है कि भाई तुम्हें जितने भी चीजें पढ़ाई जा रही है वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, तुम्हें छोड़ना कुछ भी नहीं है, ठीक। तो मेरे पास कह रहे कि हम पढ़ रहे हैं कि शिक्षित बेरोजगारी के समाधान। ये जो शिक्षित बेरोजगारी है उसका सॉल्यूशन क्या है, ठीक है, उसका हल क्या है एक तरीके से शिक्षित बेरोजगारी का। कह रहे कि स्कूल और कॉलेजों में व्यावसायिक विषय को पढ़ाने लिखाने की व्यवस्था शुरू की जा सकती है।
स्कूल में ना देखो बिजनेस स्टडीज एक हमारे पास सब्जेक्ट है, बिजनेस स्टडीज। अगर तुम कॉमर्स वगैरह लेते हो ना तो तुम्हें सारी की सारी बातें पता लग जाएगी भाई तुम कैसे करोगे। जैसे मान लो कि अगर तुम ना आर्ट्स वगैरह लेते हो, ठीक है, मैं कोई बुराई नहीं कर रहा, फिर तुम्हें बता रहा हूँ। अगर तुम आर्ट्स लोगे, इसमें तुम करोगे गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी। और भाई गवर्नमेंट जो गवर्नमेंट नौकरी है, ठीक है, जो सरकारी नौकरी है, उसके अंदर क्या होता है कि नौकरी बहुत ज्यादा कम है और लोग बहुत सारे हैं, ठीक है। तो अगला साइंस, ठीक है, साइंस के अंदर क्या होता है भाई, साइंस में तुम डॉक्टर बनोगे, ठीक है, इंजीनियर बनने की सोचोगे, तो ये सारे भी। लेकिन ना कॉमर्स जो तुम्हारे पास है, जो कॉमर्स है भाई, कॉमर्स तुम्हारे पास एक ऐसा स्ट्रीम है जिसमें तुम बिजनेस वगैरह करना सीख सकते हो, ठीक है, कच्चे माल को तैयार माल में बदलना सीख सकते हो, ठीक, ये चीज तुम्हारे पास है। तो इन चीजों को तुम्हें याद रख के चलनी है भाई। अगर तुम्हें ये सारी बातें पता होती है तो अच्छा खासा कर जाओगे, ठीक है। फिर अब सुनो, हम कह रहे कि स्कूल और कॉलेज में व्यावसायिक विषय को पढ़ाने लिखाने की व्यवस्था शुरू की जा सकती है ताकि वह अपना कई काम शुरू कर सके, ठीक है। बिजनेस स्कूल में पता है, स्कूल में एक बिजनेस की बुक वैसे होनी चाहिए। मैं भी पढ़ाता हूँ बिजनेस स्टडीज, तुम ना उसको आराम से देख सकते हो भाई बिजनेस वगैरह कैसे कैसे शुरू किए जा सकते हैं, ठीक। अगर तुम्हें वो वीडियो देखनी है, वैसे 11th और 12th क्लास की है, और एक स्पेशल वीडियो इस चीज की भी है कि भाई एक्चुअल में बिजनेस कैसे शुरू किया जाए। मेरा एक चैनल है, ठीक है, जिसमें मेरे पास खरीद अली करके है, इसमें मैंने भी ना बहुत सारी वीडियो बना रखी, लेकिन मैं अपलोड नहीं करी है, सारी सारी वीडियो प्राइवेट है। प्राइवेट वीडियो, अगर उस पर सब्सक्राइबर अच्छा खासा बढ़ जाते हैं तो उसको जाके पब्लिश करूंगा मैं। तो पहले मेरे पास ये हो गया। दूसरा कह रहे कि औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र, मतलब कि आईआईटी खोले जाए ताकि पढ़े लिखे विद्यार्थी को वहां किसी व्यवसाय संबंधी ट्रेनिंग दे सके। भाई लोगों को ट्रेनिंग वगैरह दी जाए। हम पढ़ रहे हैं कि शिक्षित बेरोजगारी, मतलब कि पढ़े लिखे लोग हैं जिनके पास नौकरी नहीं है, उनको नौकरी कैसे दिलाया जाए। कह रहे कि फिर वहां चाहे नौकरी प्राप्त करे करे या ना करे, अपना काम खोल सकते हैं, ठीक है। वो नौकरी, उन्हें नौकरी करे या ना करे, ठीक है, वो अपना काम खोल सकते हैं, ठीक। मेरे पास अगला भाई, मेरे पास कह रहे कि राष्ट्रीय नीति का लक्ष्य क्या है, कि जनसंख्या के अल्प सुविधा, ठीक है, अल्प का मतलब है कम, ठीक है, कह रहे कि जनसंख्या के अल्प सुविधा प्राप्त वर्गों पर विशेष ध्यान देते हुए स्वास्थ्य सेवाओं, परिवार कल्याण और पौष्टिक सेवा, अगर पौष्टिक सेवा तक इनकी पहुंच को बेहतर बनाना है। देखो राष्ट्रीय लक्ष्य नीति का मतलब क्या है, राष्ट्रीय लक्ष्य नीति के अंदर ना ये चीज देखो क्या क्या देखेगा। सबसे पहला स्वास्थ्य सेवा, देखो हमारे पास जो टॉपिक है वो क्या है कि राष्ट्रीय नीति का लक्ष्य क्या है। सबसे पहले मेरे पास है जनसंख्या के अल्प सुविधा प्राप्त वर्गों पर विशेष ध्यान देना। मेरे पास पहला पॉइंट क्या है, तो पहले इसकी हेडिंग बना लो एक, ठीक है, विशेष ध्यान देते नहीं, यहाँ पे तुम ना इसके देते का मतलब देना लिख लो, ठीक है, ये तुम्हारा पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट स्वास्थ्य सेवाओं, ये तुम्हारा दूसरा पॉइंट। परिवार कल्याण, ये तुम्हारा तीसरा पॉइंट, ठीक है, और पौष्टिक सेवा, ये तुम्हारा चौथा पॉइंट। इन तक पहुंचाने को बेहतर बनाना, ठीक है। तो कह रहे हैं कि जितने भी कार्य ना, इन सभी को जो भी गरीब लोग हैं, जो जिनका एक तरीके से मान लो जो जिनके पास नौकरी वगैरह नहीं है, फिर मान लो जिनका समाज में मान लो कि अगर उनके पास नौकरी वगैरह नहीं है, ठीक है, तो उन सब लोगों को ये सब चीज देनी चाहिए। अब देखो भाई मैं तुम्हें कुछ कुछ बातें बता रहा हूँ। सबसे पहले चीज ध्यान रख के चलना कि हम जो ये जो वन शॉट वीडियो बना रहे हैं, ये जो हमारे पास वन शॉट वीडियो है, इसको ना बहुत ही अच्छे से समझने के लिए, ठीक है, इन वीडियो को बहुत ही अगर तुम्हें अच्छे से समझना है, सबसे पहले ना जो तुम्हारी बुक है भाई, बुक को कम से कम 2 से 3 बार से रीडिंग कर लो, ठीक है। देखो वैसे ना मेरे पास जो इसकी पेड वीडियो जो है, जो इसकी पेड वीडियो जो तुम्हें फ्री में नहीं मिल रही है, ठीक है, कॉमन सेंस की बात है, तो जो इसकी पेड वीडियो है भाई, उसमें मैंने पूरी एनसीईआरटी को बहुत ही अच्छे तरीके से समझा रखा है। उसके बाद जाके ये जो नोट्स हैं, ठीक है, हम क्या नोट्स वगैरह बनवाते हैं किसी से, तो ये जो नोट्स हैं हम इस नोट्स को फिर जाके पढ़ाते हैं, ठीक है। जो भी हमारे पास वीडियो वगैरह है जो पूरी एनसीईआरटी में हमने कवर कर रखी है, ठीक है, जो हमारी बुक है एनसीईआरटी पूरी कवर की है। अगर किसी को चाहिए होगी कि हाँ भाई हमें एनसीईआरटी की वीडियो चाहिए, तो उसके लिए तुम्हें कुछ फी है जो तुम्हें 499 पे करनी होती है। वो तुम्हारी ये जो है ना, ये तुम्हारी पर सब्जेक्ट की है। जैसे मान लो कि एक बुक की, जैसे मान लो कि तुम्हें इकोनॉमिक्स पढ़नी है, ठीक है, तो इकोनॉमिक्स तुम्हारी 499 है,
ठीक, तुम जैसे ही इसको पे कर दोगे तो मैं लिंक शेयर कर दी जाएगी तुम्हारे साथ। ठीक, तो पहले तुम्हें वन शॉट वीडियो को समझने के लिए जो एनसीईआरटी है उसे खुद पढ़ लो, वैसे आसान सी लैंग्वेज उसमें लिखा हुआ है। दूसरी बात भाई, हम जो कर रहे हैं, तुम्हें जितने भी नोट्स है जो दिए जा रहे हैं, जो तुम्हारे पास वीडियो में जो नोट्स है, जो वीडियो के अंदर जो तुम्हारे पास नोट्स है, इन सबको तुम्हें लर्न करना है। याद करने के बाद तुम्हारे पास क्या होगा कि जो इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो तुम्हारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, इसको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ना समझने में बहुत ज्यादा आसानी हो जाएगी, बहुत ही इजी रहेगा। ठीक, तो जितनी बातें हैं ये सारी थोड़ी समझ के चलो, उसके बाद इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो है वो तुम्हारे पास अपने आप आती रहेगी। ठीक है, धन्यवाद।